तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th यानी कि क्लास 10th गोधुली का नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत का जो भी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो 2 नंबर हो या फिर 3 नंबर वाले हो या फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी लघु तरीय, अति लघु तरीय और दीर्घ तरीय सभी के सब क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक ना। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका। अगर वीडियो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम समझाएंगे और एक एक करके समझाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने VVI क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम वीडियो में कवर करने वाले। ओके, चलिए फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन लघु तरीय कर रहे हैं, ठीक ना। पहले लघु तरीय करेंगे, इसके बाद हम दीर्घ तरीय की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था वो किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा जो था सेन साहब के 5 पुत्री थी। आंसर का देखिए, सेन साहब की 5 गो पुत्रियाँ थी। पुत्र का क्या था यहाँ पे, अविभाव तब हुआ जब संतान को कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। यानी कि इनको जो है वो पुत्र तब प्राप्त हुआ जब इनको संतान की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मतलब बोले तो एक तरह से ये बूढ़े हो गए थे और पति पत्नी दोनों ही बूढ़े हो गए थे, तब जाकर के इनको जो है एक संतान होता है, यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन इनकी पहले से ही 5 पुत्रियाँ थी, ठीक ना। यहाँ सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों क्या हो गए जी, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद बन चुका था। यानी कि ऐसा होता है, हमारे भी समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनका उम्र जो है पार लग जाता है, उसके बाद उनके घर जो है एक बेटे का जन्म होता है, तो न तो उनके पास समय हो पाता है कि उस बच्चे को वो पाल पोस के बड़ा कर सके, क्योंकि ऐसे में उसको जो है कमाने जाना पड़ जाता है, छोटी उम्र से ही कष्ट करना पड़ जाता है और उसको पालने पोसने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण ऐसे ही समझिए खोखा इन मामलों में ही अपवाद था और घर में सबसे छोटा और सबसे बोले तेरे से लड़का था, जिसके कारण क्या था, ये खोखा जो था इन सभी मामलों में भी अपवाद था और घर के मामलों में भी अपवाद था। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आप सभी के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। आंसर क्या रहेगा, गिरधर जब तक सेन साहब की नौकरी में था तब तक वह अपने पड़ोस को दबाए हुए था। यद्यपि गिरधर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करता था, ठीक ना। लेकिन उस दिन जब मदन ने कासू की पिटाई की तो गिरधर उसे पीटने के बजाय छाती से लगाकर यहाँ पे शाबाशी देने लगता है। यानी कि गिरधर जो था अपने बेटे को रोज रोज पीटता था, लेकिन मदन ने जब एक दिन कासू की पिटाई करना शुरू किया तो गिरधर ने कासू को अपने सीने से लगा करके शाबाशी देने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मजबूरी में सेन साहब से हमेशा दावा यहाँ पे डरा रहता है, ठीक ना, डरा रहता था, स्वाभाविक स्वेच्छता से नहीं। इसलिए जब वो अपने बेटे कासू की पिटाई की तो उसका स्वाभिमान जो था वो जाग उठा और उसने मदन को दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लिया। गिरधर ने बेटे की बहादुरी पर गर्व से उसे छाती से लगा लिया और अपने जिस अपमान का प्रतिरोध वह नहीं कर सकता था उसे मदन ने कर लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंसर आप इसका लिखते हैं तो आपका जो है पूरा नंबर मिलेगा और आपका नंबर भी प्यारे बच्चों नहीं कटने वाला, ठीक ना। काफ़ी अच्छे आंसर लेकर के आए। इसमें से थोड़ा भी मतलब अगर चाहते हैं कि 2 नंबर जो 2 लाइन यहाँ से काट दे तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अगर आपको थोड़ा कम याद हो रहा है हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इसमें चलता है, ठीक है। कह 3 नंबर प्रश्न क्या, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, यानी हीरो कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। 20 के कहानी का जो नायक है वो कौन है, इस कहानी का हीरो कौन है और तर्कपूर्ण अपने शब्दों में इसके लिए उत्तर देना है, ठीक ना। देखिए कह रहेगा 20 के दांत कहानी का नायक क्या है, मदन है। यानी कि देखिए
नायक वो होता है ना जिसके इर्द गिर्द सारी के सारी घटनाएं होती है, जहाँ भी जाइएगा तो उसके बारे में चर्चा होगा, जहाँ इधर भी जाइए तो इसके बारे में ही चर्चा होगा, उधर भी जाए तो उसके बारे में ही चर्चा होगा। वही हमारे क्या होता है, कहानी का नायक होता है। इस कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन की चरित्र है जो सबसे प्रभावशाली है, यानी जिसके बारे में अधिक अच्छे तरीके से बताया जाता है, वही क्या होता है, कहानी का नायक होता है, और जिसके इर्द गिर्द सारी की सारी घटनाएं घटती है। बुराई का अंत करने वाला ही नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से होता है, ठीक ना। कहानी में वह अन्याय सहन नहीं करता। नायक की पहचान है अभिकृता और सहिष्णुता, ठीक ना। ये दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद है, अतः कहानी का मूल नायक क्या है, मदन है। यानी मदन इसमें जो हीरो का काम किया है, कहीं भी इसमें जो है विलन का काम नहीं किया है, हमेशा वह अच्छाई का साथ दिया है, हमेशा अच्छाई के साथ वह खड़ा रहा है, ठीक ना। और किसी प्रकार का अन्याय को उसने सहन नहीं किया है, मतलब उस पर आवाज़ उठाया है, जिसके कारण इस कहानी का नायक कौन है, तो मदन है। ओके, इस कहानी का नायक कौन है, मदन है। चलिए 3 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहेगा 20 के दांत कहानी शीर्षक की सार्थ कथा को स्पष्ट कीजिए। कह रहेगा कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसे ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव को, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की इच्छा में पलते हुए प्यार दुलार के कुल परिणामों को उभरती हुई सामाजिक असमानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण यहाँ पे वानगी पेश करती है। इस प्रकार 20 के दांत कहानी के शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करती है, यानी कि पूरे तरीके से इसमें भेदभाव के बारे में कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कुपरिणाम को उभारती है। ये बताती है किस तरह से लोग जो है एक दूसरे से भेदभाव किया करते हैं। इसलिए क्या है जी, इस कहानी का शीर्षक सार्थकता का स्पष्ट यहाँ पे होती है, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। इसमें मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद होता है उसके लिए और कहानीकार जो है वो क्या बताना चाहते हैं। तो जो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा जो कहानीकार जो है वो समाज में ऐसा मतलब फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखा होगा ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार समाज में ऐसे मतलब फैले हुए असमानता के बारे में बताना चाहते हैं जो कहानी में मदन और ड्राइवर दोनों ही एक तरह से सेन साहब के नौकर हैं। दोनों ही क्या थे, दोनों के दोनों ड्राइवर थे, कार के चालक थे, लेकिन दोनों के विचार असमानता है। दोनों के विचारों में असमानता है। असमानता के कारण ही मदन द्वारा गाड़ी के छुए जाने पर ड्राइवर मालिक के प्रति अपनी कर्तव्य की पूर्णता साबित करने के लिए मदन को ढकेल देता है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर है, ठीक ना। मदन जो था ना वो बार बार ड्राइवरी पर है, ठीक ना, और उसने क्या किया, उन्हीं के बच्चों को जरूर ढकेल दिया था, ठीक ना। चलिए इसका भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतना आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक ना। थोड़ा बहुत भी इसमें से अगर चाहते हैं थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग का माध्यम के लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो चलिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो था ना वो मदन के मन के द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। कासू जो था ना वो मदन पर हाथ चलाया था, ठीक ना, हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहीं पहुंचा और खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना कर दिया। इस पर कासू ने यहाँ पे क्या दिया जी, धूसा चला दिया, मतलब मुक्का मार दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा। लेखक इस प्रसंग दिखाना चाहता है कि अदब और यहाँ पे रुआब की परवाह बड़ों को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की है। सो कासू हरकत पर मदन का उसका क्या है, सही जवाब दे दिया। मतलब क्या था, जिसने जैसा उसने उसको मारा वैसा ही क्या किया, उसने भी उसको धक्का दिया और उसने उस पर घूसा मारा और उस पर टूट पड़ा, ठीक ना। तो इस वीडियो में मतलब कि इसका जो है आंसर, इसका राइट आंसर यही हो जाने वाला है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा कर दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मतलब पूरे तरीके से मैं कवर कर दूंगा, ठीक ना। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ाने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? तो आंसर है सेन साहब कासू को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। भाई जब बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो उसको स्कूल क्यों भेजेंगे, है कि ना। मतलब पढ़ लिख करके हालांकि बिजनेसमैन इंजीनियर बनता है, बट वो बनाना चाहते हैं शुरू से ही, बचपन से ही। इसके लिए उन्होंने घर पर ही कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को 2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करने किया कर, ठीक ना। ऐसा उन्होंने बताया है कि बढ़ई वगैरह को और यहाँ पे कारपेंटर वगैरह जो भी होते हैं उन लोगों को बोला है कारखानों से जो है आप आइए और हमारे घर पर रहिए और खाट मतलब कि यहाँ पे काम वगैरह कीजिए और उसके साथ वास के काम कीजिए, ठीक ना। जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी चीज़ें सीख भी जाएगा, ठीक ना। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजार के वाकिफ हो जाएगी, मतलब वो सीखेगा धीरे धीरे। ऐसा सेन साहब ने व्यवस्था किया था, ठीक ना। इसलिए कासू को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि स्कूल जाए मतलब और घर पे ही सीखे सारी चीज़ें, कारपेंटर का काम शुरू से ही वो बिजनेस में बनना चाहते थे, इसलिए उससे स्कूल वगैरह नहीं भेजना चाहते थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन जो था ना हक्का बक्का इसलिए रह गया था क्योंकि उसके पिता हमेशा पीटते रहते थे, उसको जो था ना हमेशा मार पड़ता था, ठीक है। लेकिन एक दिन मदन दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई पर सोने के लिए चला गया और अंधेरे में उसका पैर लोटे में लग गया, ठीक ना। अंधेरे में गया सोने के लिए पर उसका पैर जो था वो लोटे में लग गया। लोटे की गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मी भी ठन ठन की आवाज़ सुनकर उसके साथ थी, ठीक ना, उसके साथ ही थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती अपने हाथों में बांधकर खड़ा हो गया, ठीक ना। मतलब हक्का बक्का क्यों रह गया, क्योंकि वो सोने गया, उसको जो पैर में जो लगा हुआ था उसके पिताजी भी मारने गए, उसको गिरधर जो था वो मारने के लिए गया और वो भी क्या चौक करके हाथों में मतलब खड़ा होकर के बांध करके ऐसे जो था वो खड़ा हो गया था, ठीक ना। अपने हाथों से बांध करके क्या, वो छाती को अपने हाथों से बांध करके ऐसे जो था ना ऐसे दोनों हाथ अपने छाती पकड़ के ऐसे जो है वो बांध करके खड़ा हो गया मारने, जब उसके पिताजी आए थे, ठीक ना। तैयारी में था पहले से, कीजिए मारिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मतलब वो खड़ा हो गया, ठीक है। भाइयों भी आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया? देखिए आंसर कह रहा है सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों की कर किसी न उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, मतलब उनके बारे में पढ़ाई के बारे में न पूछा। पर पत्रकार महोदय ने जवाब देने से पहले ही सेन साहब बोल उठे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। मतलब जब उन्होंने पूछा, मतलब अभी पूछने वाले ही थे तब तक इन्होंने कहा बोला आपने कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, और बार बार यही दोहराते रहे कि मैं अपने बेटे को क्या है जी इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। जब पत्रकार महोदय ने जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पे जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसका पूरी आज़ादी रहेगी। उसका काम है क्या, उसकी पूरी हमने आज़ादी दिया है, वो चाहे तो जेंटलमैन या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ें बन सकता है, ठीक ना। इतनी चीज़ जो था वो आपका 9 क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय था, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेगा पूरे चैप्टर में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय है, उसको भी कर लीजिए ताकि दीर्घ उत्तरीय जो है आपको 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। ओके चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी हम करते हैं। कार्य का 20 के तहत कहानी का सारांश लिखिए। सारांश मतलब पूरे कहानी को आप जो है एक पेज में लिख दीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन बोल रहे, ठीक ना। प्रस्तुत कहानी 20 के दांत, देखिए ये जो जब भी सारांश बोलेगा ना तो आप पूरे कहानी को समझे रहिएगा तो आसानी से लिख पाइएगा, नहीं समझे रहिएगा तो रटना पड़ेगा या फिर कहीं से भी लिखना पड़ेगा, बट लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक ना। नहीं लिखे तो नंबर कैसे आएगा। सारांश बोले तो पूरे कहानी का जो है छोटा करके लिख देना। प्रस्तुत कहानी, इसमें लिखने का तरीका यही, प्रस्तुत कहानी 20 के दांत किनके द्वारा लिखा है उनका आप यहाँ पे नाम लिखिएगा, जरूर नाम लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा। इस कहानी के लेखक ने सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और स्वास्थ्य की छाया में पलते हुए प्यार दुलार कुपरिणामों को उजागर किया है। सेन साहब को अपनी कार पर बहुत नाज था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त के भटके। मतलब क्या था, सेन साहब ने एक कार खरीदा था, कार जो था वहाँ पे बिना इजाज़त के कोई उनके घर का कोई भी था वो गाड़ी के पास नहीं भटक सकता। 5 लड़कियाँ माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती थी। क्या था जी, 5 लड़कियाँ थी सेन साहब की जो उनके पालन पोषण वगैरह किया करते थे, ठीक ना। करेगा किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर
घर का कोई नियम लागू नहीं होता। अतः मतलब बुढ़ापे में जब खोखा आया तो उस पर घर का कोई नियम कैसे लागू होगा, कैसे कोई रोकेगा। एक बेटा रहेगा तो कोई क्या ही कर सकता है कि नहीं। अतः गाड़ी को खतरा था। इसी खोखा अर्थात कासू से, इसका कासू नाम था, ठीक ना। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे के काबिलियत की चर्चा करते रहते थे, ठीक ना। एक दिन मित्रों की गाड़ी यहाँ पे गप गोष्ठी और कासू के गुणगान करने के बाद सेन साहब उठे ही थे कि बाहर गुल सपाड़सन सुना, ठीक ना। निकले तो देखा कि सोफर यहाँ पे लिखा है, देखा कि सोफर गिरधारी की पत्नी से उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर से झपट रहा है, ठीक ना। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा दे रहा था, ठीक ना। ऐसा उन्होंने सेन साहब से मतलब वो कहते हैं, ठीक ना। सेन साहब ने मदन की मां को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा। अपने बेटे को संभालने की आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा, है कि ना, खूब पीटा। इतना आप अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका जो है आंसर जो है पूरा पूरा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट बोले तो अगर आप नेक्स्ट चैप्टर का भी चाहते हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको, मतलब पीडीएफ का लिंक बोल रहे हैं आप, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक देखेंगे, आपको चीज़ समझ में तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जैसा भी वीडियो चाहिए, जिस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए, वो सारा कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हम आपको पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।